नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम का किया उद्घाटन। कहा बीते 9 साल में 150% प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात में हुई है वृद्धि दर। 1 लाख से अधिक एसएचजी सदस्यों को वितरित की सीड कैपिटल। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर पहुंचा गंभीर श्रेणी में, कई जगहों पर AQI 500 के पार। शनिवार तक कक्षा 5वीं तक के स्कूल बंद। अगले 7 दिनों तक राहत मिलने की नहीं है उम्मीद। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा राज्यसभा सभापति से माफी मांगने के लिए तैयार। सुप्रीम कोर्ट में निलंबन की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा माफी के रास्ते शायद हो जाए निलंबन वापसी। भारत की 8 दिवसीय यात्रा पर गुवाहाटी पहुंचे भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी से भी करेंगे मुलाकात। छत्तीसगढ़ में भाजपा कुछ देर बाद ही जारी करेगी संकल्प पत्र। अमित शाह ने की कबीरधाम में चुनावी रैली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी करेंगे जनसभा। गाजा पर तेज होते हमलों के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पहुंचे इजराइल। मानवीय संकट को लेकर काफी अहम माना जा रहा है ये दौरा। और क्रिकेट विश्व कप में आज खेले जाने वाले मैच में नीदरलैंड की अफगानिस्तान से होगी भिड़ंत। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए अफगानिस्तान के लिए यह मुकाबला जीतना जरूरी। और अब सबसे पहले बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर। देश की राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार लोधी रोड इलाके में AQI 438, जहांगीरपुरी में 491, RK-पुरम इलाके में 486 और IJI एयरपोर्ट टर्मिनल 3 के आसपास 473 है। दिल्ली में आज भी प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। बदतर होते हालात को देखते हुए दिल्ली में ग्रैब का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है, यानी अब आवश्यक सरकारी परियोजनाओं को छोड़कर निर्माण और ध्वस्तीकरण कार्य पर पूरी तरह से बंद रहेगा। BS3 मानकों वाले पेट्रोल और BS4 मानकों वाले डीजल वाहन पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। साथ ही दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली NCR के प्राइमरी स्कूलों को आज और कल बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी। बढ़ते प्रदूषण के चलते बच्चों और बुजुर्गों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में फिलहाल प्रदूषण से राहत मिलने के आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। इस बीच वायु गुणवत्ता के विश्लेषण पर आधारित एक रिपोर्ट बता रही है कि देश की राजधानी दिल्ली पिछले 5 वर्षों से भारत का सबसे प्रदूषित शहर बनी हुई है। पिछले 5 वर्षों में वायु गुणवत्ता के विश्लेषण पर आधारित रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां देश के 4 प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता में वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई है, वहीं हालिया रिपोर्ट के अनुसार लखनऊ और पटना जैसे राज्यों की राजधानियों में इसमें गिरावट आई है। दिल्ली में प्रदूषण के चलते ग्रैब 3 लागू होने के बाद दिल्ली मेट्रो ने अपने फेरे बढ़ा दिए हैं। TMRC ने बताया है कि पूरे नेटवर्क में 20 फेरे बढ़ाए गए हैं। तो ग्रैब का तीसरा चरण हालात को देखते हुए लागू कर दिया गया है। लोगों को सीने और आंखों में जलन की भी शिकायत हो रही है। बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। पुअर कंडीशन है, इसकी वजह से लोगों को सांस लेने में भी बहुत तकलीफ आ रही है। आंखों में जलन है, सारा दिन मतलब 3-4 बजे तक तो पता ही नहीं चलता कुछ सूरज है या नहीं है।
उसके बाद थोड़ा बहुत सूरज दिखता है, बट पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन है। अभी जो है कंडीशन वो फोग की नहीं है, अभी ये पॉल्यूशन है। आज मैं सुबह रनिंग करने जॉगिंग करने के लिए आया था, लेकिन सुबह सुबह कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इतना पोल्यूशन हो रखा है, दूर दूर तक 500 मीटर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जब रनिंग कर रहे हैं तो सांस पहले से कंपनी में ज़्यादा चढ़ रहे हैं। दिन में भी ऐसे ही लगता है, फिर शाम को 5 बजे इससे भी ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। हमारे बुजुर्गों के लिए तो इतनी परेशानी है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। नाक पे लगा रखा, देख रखा है आपने। और कल मेरी आंखों से पानी जा रहा था, दर्द हो रहा था आंखों के अंदर। तो प्रदूषण का स्तर दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे ये जो स्तर है ये कितना अलार्मिंग है, किस तरह की सावधानियों की जरूरत है और क्या कुछ स्थिति आप देख रहे हैं? देखिए रमा, बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन में है और अगले 10 दिनों तक, कम से कम 1 हफ्ते तक जरूर ये स्थिति बनी रहेगी। तब तक जब तक कि अगर कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ना हो या फिर हवा ना चले या फिर बारिश ना हो, तो निश्चित तौर पे ये स्थिति अभी बनी रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो दिल्ली एनसीआर की बात नहीं है, कानपुर तक की अगर हम बात करें और इधर हरियाणा हो, पंजाब हो, तो ये तमाम जो इलाका है लैंडलॉक इलाका बोला जाता है। और ऐसे समय में जब ये मौसम आता है तो हर साल ये स्थिति बनती है और जब उसमें प्रदूषण की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, चाहे वो पराली जलाने की बात हो या बाकी और भी स्थिति की वजह से ये गो-टू सिचुएशन क्रिएट होता है दिल्ली एनसीआर के आसपास। सबसे बड़ी बात है कि तापमान में गिरावट होती है, साथ ही साथ हवा इस वक्त नहीं चलती है, जिसके वजह से ये स्थिति पैदा हो रहा है। और सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो जो भी कदम उठाए जा रहे हैं पोल्यूशन को रोकने के लिए, वो पर्याप्त साबित नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर एडवाइस ये करते हैं कि लोग जो सुबह शाम की सैर करते हैं वो ना करें, घर के अंदर रहें और जो घर के अंदर ही एक्टिविटी करें। खासतौर पे जो दमा के मरीज हैं, सांस के मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं, बीपी के मरीज हैं, उनको खास ख्याल रखने की जरूरत है और वो अपनी नियमित दवा ले और डॉक्टर्स की सलाह जरूर है। और निश्चित तौर पे ये बहुत सीरियस स्थिति है। निश्चित तौर पे इससे बचाव के लिए जितने भी कदम उठाने की जरूरत है, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पे हो या सरकार के स्तर पे हो या फिर जो सार्वजनिक जो सुविधा हो उसके स्तर पे हो, उसको करने की जरूरत है। बिल्कुल नितेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो प्रदूषण बढ़ा है, हालांकि देश के 2 शहर ऐसे हैं जहां पर प्रदूषण के स्तर में कमी भी आई है, इसकी प्रमुख वजह क्या है? क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि इस तरह की चैलेंजिंग सिचुएशन आई है, तो ये क्या कुछ ऐसे कारण है जिन्हें रोका जा सकता है? किन चीजों पर कड़ाई से इस्तेमाल करने की जरूरत है? देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं क्योंकि ये मैंने बताया कि जो लैंडलॉक एरिया है ये दिल्ली के से लेकर अगर 200-300 किलोमीटर के दायरे में आप देखें तो इन तमाम 200-300 किलोमीटर के दायरे में ये पॉल्यूशन है। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश की जो कानपुर तक की स्थिति बनी हुई है। अब तो मुंबई में भी पॉल्यूशन ज्यादा देखा गया है। कारण इसमें है कि एक तो शहरों पे दबाव बढ़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग रहे, वाहन का इस्तेमाल हो रहा है और उसमें खासतौर पर पराली जलाने की भी घटनाएं सामने आ रही है। तो ये तमाम जो ऐसी स्थिति है जो बन करके और हम जो पेड़ पौधे नहीं लगा पाते, जो पोल्यूशन के लिए बहुत जरूरी है, पोल्यूशन कंट्रोल के लिए, और साथ ही साथ जो सरकार के दिशा निर्देश है उसका ठीक से पालन नहीं हो पाता है। ये तमाम फैक्टर्स मिल करके इस पे काम प्रदूषण को बढ़ाने में काम कर रहे हैं। और पिछली बार तो देखा था हमने कि बारिश हो गई थी, बीच में हवा चल रहा था तो कम स्थिति ऐसी थी, लेकिन इस बार देखा गया है कि तापमान में गिरावट है और साथ ही साथ हवा का रुख बिल्कुल भी एकदम शांत है और बारिश भी हम देख रहे हैं कि नहीं हुई है हाल के बीते 10-15 दिनों में। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत ही भयावह सिचुएशन बना हुआ है और निश्चित तौर पे सरकार के स्तर पे, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या फिर जो व्यक्तिगत स्तर पे हम लोग को जितने कदम उठाने की जरूरत है वो उठा रहे हैं, लेकिन वो पर्याप्त साबित नहीं हो रहा है। और निश्चित तौर पे जो विशेषज्ञ हैं, जो सरकार की एजेंसियां हैं, जो अपना काम कर रही है, हम सबको अभी व्यक्तिगत स्तर पर भी अभी बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि जो कड़े दिशा निर्देश हैं उनका और कड़ाई से पालन करना जरूरी है, उन पर जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, इसके लिए जागरूकता की भी कितनी जरूरत है नितेंद्र? निश्चित तौर पर जागरूकता की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है कि जो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग ज्यादा से ज्यादा लोग करें, डीजल हो या फिर बाकी डीजल से चलने वाली जितनी भी इकाइयां हो, छोटे छोटे उद्योग हो या गाड़ियां हो,
उनसे पोल्यूशन होता है, खासतौर पे जो धूल उड़ता है उससे भी होता है। तो ये बहुत मल्टीपल फैक्टर है और लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है कि धुआं से रिलेटेड या बाकी जो चीजें हैं उससे रिलेटेड चीजों को ना करें, कम से कम करें। पोल्यूशन का जहां भी संभावना हो उसको कम से कम करें। इसके अलावा जो व्यक्तिगत स्तर पर पेड़ पौधे लगाने की हम बात करते हैं ज्यादा से ज्यादा, उसको भी लगाने की जरूरत है आज के डेट में। और ये तमाम जो सावधानियां हैं उसको अगर हम बरतेंगे और ये लगातार कोशिश करने की जरूरत है। ऐसा नहीं हो कि अभी पॉल्यूशन है तो हम इस पे काम कर रहे हैं और बीच में हम छोड़ देते हैं। तो ये तमाम लगातार सावधानी बरती जाएगी तभी जाकर के इस पे कुछ कंट्रोल होगा। और क्योंकि बड़ी आबादी वाली महानगर है, दिल्ली है, दबाव हर तरह से बढ़ता जा रहा है, तो उसको भी एक तरह से कम करने की जरूरत होगी। बिल्कुल, कड़े दिशा निर्देश, उनका कड़ाई से पालन, जागरूकता और अपनी जिम्मेदारी बहुत जरूरी है। आप नजर बनाए रखें नितेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के अस्पतालों में सांस से जुड़े मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एम्स के ओपीडी में 15 से 20% सांस से जुड़े मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। डॉक्टरों ने ऐसे में दमा के मरीज, हार्ट के मरीज सहित लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। क्या आपको भी आंखों में जलन, गले में खराश और सांस फूलने में दिक्कत होने लगी है? अगर हाँ, तो तुरंत सुबह और शाम को वॉक पर जाना बंद कर दें। दिल्ली एनसीआर को दम घोंटू प्रदूषण ने चारों तरफ से घेर लिया है। एम्स पल्मोनरी विभाग के डॉक्टर करण मदान ने बताया कि एम्स के ओपीडी में सांस की बीमारी से ग्रसित मरीजों की संख्या में 15 से 20% की बढ़ोतरी हुई है। जिन मरीजों को सांस की प्रॉब्लम है, जो अपनी दवाइयाँ लेते हैं, इन्हेलर लेते हैं, वो अपनी दवाइयों को रेगुलरली इस्तेमाल करें, इन्हेलर को ना छोड़ें। कई बार ऐसा भी होता है कि जब प्रॉब्लम बढ़ने लगे तो इन्हेलर की मात्रा या अमाउंट इंक्रीज़ भी करना पड़ता है, तो अपने डॉक्टर से सलाह लेके अपनी दवाइयों को ढंग से लें। दूसरी चीज़ ये देखिए कि कुछ लोग जो हेल्दी लोग भी हैं, जिनको सांस की प्रॉब्लम नहीं रही है, वो भी कई बार इन हाई पोल्यूशन के दिनों में ये कंप्लेन करते हैं कि उनका सांस की कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आंखों में जलन, नाक में जलन, छींके आना, खांसी आना। तो जिन लोगों को इस तरह की तकलीफ महसूस हो रही है, वो हाई जैसे पोल्यूशन जिस वक्त है, तो बहुत हैवी एक्सर्शन जैसे करना, जैसे व्यायाम या कुछ इस तरह की एक्टिविटी जिससे पोल्यूशन का उनका एक्सपोजर बढ़े, उसको थोड़े टाइम के लिए कंट्रोल करना चाहिए। और जब हवा का पोल्यूशन लेवल थोड़ा कम हो तब अपनी एक्टिविटी इंक्रीज करना चाहिए। वायु प्रदूषण की इस स्थिति में डॉक्टरों ने हार्ट और हाई बीपी के मरीजों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। जिनको हार्ट की तकलीफ है या हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, कुछ शोध ये भी कहते हैं कि बीपी का रिलेशन होता है एयर पोल्यूशन से। जैसे एयर पोल्यूशन का स्तर बढ़ता है तो बीपी बढ़ने की और इस तरह की तकलीफ हो सकती है। तो जिन लोगों को कुछ हार्ट की प्रॉब्लम है या सांस की तकलीफ है, जिनको पहले ऐसा हुआ है कि इन सीज़न में सांस के लिए भर्ती होना पड़ गया है अस्पताल में, जिनको काफ़ी सांस की तकलीफ हो जाती है, उन लोगों को इन हाई पोल्यूशन के दिनों में बहुत ज़्यादा आउटडोर जो बाहर के एक्टिविटी को, जो हाई एक्टिविटी को अवॉइड करना चाहिए। और जब पोल्यूशन का स्तर बहुत ज़्यादा है उस वक्त अगर वो ज़्यादा समय इंडोर में बिताएं वो बेटर रहेगा। कुछ तरह का अगर व्यायाम करना चाहते हैं तो अगर इंडोर करें, अंदर के वातावरण में करें तो वो ज़्यादा सेफ है। जब पोल्यूशन का लेवल कम हो तो वो कर सकते हैं। वायु प्रदूषण की चपेट में आने से बचने के लिए सुबह शाम पार्क की सैर से बचें। बाहर से घर में जाने पर आंखों को ठंडे पानी से जरूर धोएं। बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई भी दवा न लें। सांस के मरीज नियमित रूप से दवा लें। बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली में ग्रैब का तीसरा चरण लागू हो गया है। जानकारों का मानना है कि अगले कुछ दिनों तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी, लिहाजा सावधानी ही बचाव है। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो सावधानी है एक बहुत बड़ा बचाव। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले मिड डे प्राइम में ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर।
हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें सिर्फ हादसे नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती है हौसला, बढ़ाती है आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियां। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। और अब आपको सीधे छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपना संबोधन दे रहे हैं। न्याय दिलाने के लिए आपका वोट, और भुवनेश्वर साहू जैसे कई छत्तीसगढ़ के युवा या तो अपनी जान गंवाए हैं या अपना भविष्य करप्शन की भेंट चढ़ाते हैं। इन सबके भविष्य को संवारने के लिए आपका वोट आदिवासी बहुल्य क्षेत्र के लिए, आदिवासी क्षेत्र को नक्सलवाद को समाप्त कर कर विकसित क्षेत्र बनाने के लिए आपका वोट है। और आपका वोट पिछड़ा समाज से भरे हुए पूरे क्षेत्र को, मोदी जी की जो विकास यात्रा चल रही है, वो विकास यात्रा ये मुख्यमंत्री बघेल रोक कर बैठे हैं। मोदी जी विकास करना चाहते हैं, ये बाधा हटाने के लिए आपका वोट है। माताओं, भाइयों और बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने पंडरिया से हमारी बहन भावना बोहरा को टिकट दिया है। पंडरिया में भावना बहन न केवल जिला पंचायत की सदस्य है, बालिकाओं को पढ़ाने के लिए काम करती है। इस सरकार के तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के खिलाफ बहुजन समाज का रक्षा करने का काम भी बहन भावना बहन करती है। पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड टेस्ट कराकर उनकी स्वास्थ्य की जानकारी देना, और कबीरधाम जिला पंचायत में हर गांव में विकास के कामों को रफ्तार देने का काम कर रही है। मैं आज आपको यहां विनंती करने आया हूं कि भावना बहन को कबीरधाम से बाहर निकालकर पूरे पंडरिया का विकास करने का मौका आप दीजिए, ये मैं यहां विनंती करने आया। ईश्वर साहू जी हैं। ईश्वर साहू जी को जब मैंने संदेश भेजा, वो ना बोलते थे मुझे नहीं लड़ना है, मेरा स्वभाव नहीं है राजनीति। हमने ईश्वर साहू जी को आग्रह किया है कि आपको लड़ना पड़ेगा, लड़कर समग्र छत्तीसगढ़ में भुवनेश्वर के साथ जो न्याय हुआ, लॉन्च कर भुवनेश्वर की हत्या की, उसके न्याय ने ईश्वर साहू जी को आग्रह किया है कि आपको लड़ना पड़ेगा, लड़कर समग्र छत्तीसगढ़ में भुवनेश्वर के साथ जो न्याय हुआ, लॉन्च कर भुवनेश्वर की हत्या की, उसके न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और छत्तीसगढ़ में आगे कोई भुवनेश्वर को अन्याय न हो, ऐसी सरकार बनाने के लिए काम करना है। इसीलिए ईश्वर साहू जी खड़े रहे, चुनाव हमारे आग्रह पर खड़े रहे। ईश्वर साहू जी को जिताने का मतलब है भुवनेश्वर जैसे कई बच्चों को ये राजनीति, जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं मुख्यमंत्री, वो तुष्टीकरण की राजनीति से सुरक्षा देने का काम भी इसी ईश्वर साहू जी को जिताकर होगा। माननीय अरुण साहू जी ने ढेर सारी बात करी है, मैं और कोई बहुत लंबी बात करने नहीं आया हूं, मगर मैं इतना पूछने आया हूं,
भाई छत्तीसगढ़ के खजाने पर, छत्तीसगढ़ का जो सरकार का तिजोरी है, इसमें जो खजाना है, इस पर अधिकार छत्तीसगढ़ के दलित, आदिवासी और पिछड़ों का है या नहीं है? मुझे जरा जवाब दो। आपका अधिकार है या नहीं है खजाने पर? ये भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के खजाने को एटीएम बनाकर ये दिल्ली के भाई बहन को चरणों में डालने का काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को लूटने का काम कर रहे हैं। जिनके मन में अपने प्रदेश की गरीब जनता के लिए भलाई न बसी हो, अपने प्रदेश की गरीब जनता के विकास करने की जगह जो व्यक्ति अपनी राजनीति का विकास करना चाहता हो, वो छत्तीसगढ़ का कभी भला नहीं कर सकता। छत्तीसगढ़ को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे पंडरिया में। और अब हम बात करेंगे हमारी पहली खबर की, जिसकी हम बात बता रहे थे कि दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो गंभीर स्थिति में लगातार पहुंचता जा रहा है और इससे कई तरह की बीमारियां, विशेषकर सांस से संबंधित बीमारियां जो हैं वो लोगों के समक्ष आ रही हैं। इसी पर हम बात करेंगे कि किस तरह से सावधानी एक बड़ा बचाव बन सकती है। हमारे साथ विशेषज्ञ डॉक्टर जुड़े हुए हैं, सुभाष गिरी जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। डॉक्टर गिरी, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। हम आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रदूषण का ये स्तर बढ़ा है और कई तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं, तो सबसे पहले जो सांस से संबंधित परेशानियां हैं उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि इसकी शिकायतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। इससे संबंधित जो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो क्या सावधानियां बरत सकते हैं और कौन सी ऐसी स्थिति है कि उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, वैसे तो प्रदूषण हमारे सभी लोगों को इफेक्ट करता है। इवन मैं बोलूंगा सभी जीव जंतु, सभी पे इसका इफेक्ट आता है पोल्यूशन का। हमारी अपनी पॉपुलेशन की यदि बात करें, यंग जो चिल्ड्रंस हैं और एल्डरली पेशेंट्स हैं, उनके ऊपर इसका काफी प्रभाव रहता है। इवन प्रेग्नेंट लेडीज पे भी बहुत बुरा प्रभाव आता है। उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को होती है जिनके पहले से ही कोई फेफड़े की तकलीफ होती है, यानी कि जैसे ब्रोंकियल एस्थमा है किसी को पुराना, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, एम्फाइसीमा है या सीओपीडी है, कोर पल्मोनल के पेशेंट होते हैं। ये वो लोग हैं जिनको ऑलरेडी सांस का कोई ना कोई पुराना रोग रहा है। इसके साथ ही जिनको पहले ट्यूबरकुलोसिस हुआ या ALD हुआ, तो पुरानी लंग की वजह से, कंडीशन की वजह से उनका जो लंग का रिजर्व है वो कंपैरेटिवली कम होता है। जब पॉल्यूशन होता है तो ये जो छोटा माइक्रोन पार्टिकल 2.5 से जो छोटा पार्टिकल है हवा में सस्पेंडेड, वो लंग्स के अंदर चला जाता है। उससे इन्फ्लेमेशन होती है और इन्फ्लेमेशन होने की वजह से सांस लेने में उसको दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। चाहे वो उसका जो लेवल सांस लेने का डिपेंड करता है कि उसको कितनी इन्फ्लेमेशन हुई और कितना पुराना उसका लंग का डैमेज ऑलरेडी है। ऐसे लोगों में जब भी सांस लेने में उनको दिक्कत लगती है या उनको चलने में परेशानी होने लगती है या चक्कर आने लगते हैं या कोई भी बेहोशी टाइप लगता है, तो इन लोगों को इमीडिएटली हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास आना पड़ता है और आना चाहिए। इसके साथ ही जिन लोगों को कार्डियक प्रॉब्लम है, हार्ट की दिक्कत है और सांस साथ में फेफड़े का भी कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे पेशेंट को हार्ट फेलियर की चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी गर्दन की जो नसें हैं थोड़ा सा फूल जाती हैं और पैरों पे सोजस आना शुरू हो जाती है। ये भी एक कंडीशन है जिस टाइम उसको अपना जल्दी से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके साथ ही क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी पॉल्यूशन में कम होती है, तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन होने का खतरा होता है, जिससे कि कई बार निमोनिया बन जाता है। तो निमोनिया के सिम्टम्स भी यूजुअली ये रहते हैं कि खांसी आती है, उसको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, बलगम आना शुरू हो जाता है और बुखार हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी डॉक्टर के पास इमरजेंसी में मरीज को आ जाना चाहिए। यदि हम बचाव की बात करते हैं तो जी डॉक्टर साहब, यही आपसे पूछना चाहेंगे कि जो लोगों में इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ी सी घबराहट भी है, तो किस तरह से आप हमारे दर्शकों को ये भी समझाना चाहेंगे कि घबराएं नहीं, कौन कौन सी सावधानियां बरतें जिससे कि इन चीज़ों से बचा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि हम लोग सब इसके प्रति लड़े और इसे घबराने की कोई बात उस तरह से नहीं है
कि कोई एकदम कोई परेशानी वाली बात एकदम से नहीं होता। ये पॉल्यूशन स्लोली डैमेज करता रहता है और वो हमारे लिए ज्यादा खतरनाक बन जाता है। पर इस टाइम पे बात करते हैं तो हमें जहां भी मौका मिले पॉल्यूशन जो प्रोड्यूस करता है, जैसे इंडस्ट्रियल है या व्हीकल का पॉल्यूशन है, डीजल व्हीकल है, या खेतों में जो स्टबल बर्निंग होती है, या हॉर्टिकल्चर का जो वेस्ट होता है उसमें लोग आग लगाते हैं, इन चीजों पे ध्यान रखें, फॉसिल फ्यूल यूज ना करें। तो इनसे क्या होगा कि पॉल्यूशन का एडिशन कंप्लीटली कम हो जाएगा। जहां आदमी पैदल जा सकता है उसको पैदल जाना चाहिए, साइकिल चलाना चाहिए, साइकिल पे जाए, डीजल की गाड़ियां यूज ना करे, और जहां पॉल्यूशन ज्यादा उसको अवॉइड करें, घर में ज्यादा रहे, बाहर निकलने जैसे रोड साइड पे ना निकले, और यदि जाना ही पड़ रहा है तो वो मास्क लगा के जाए ताकि पार्टिकल मैटर मास्क के थ्रू या जहरीली गैसें कुछ हद तक अंदर कम जा पाए। बिल्कुल। इसके एडिशनली कहाँ खुली सैंड है, कोई मिट्टी पड़ी है या घर के सामने कुछ कूड़ा करकट है, उसको साफ रखें, पानी छिड़के और पानी का संचय करें, पेड़ लगाएं, हरियाली रखें, इकोसिस्टम को मेंटेन करें। यदि हम एनवायरनमेंट की रिस्पेक्ट करेंगे, जैसे कि हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को पूजना होता है, तो हम उसी तरह से पेड़ों की रक्षा करें, पेड़ लगाएं और पानी का संचय करें ताकि हरियाली रहे और पानी का वेस्टेज ना करें। तो इससे हम काफी हद तक इसका निवारण हो पाएगा। बिल्कुल, बचाव काफी हद तक हो सकता है। इसके साथ ही मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि हमारी गवर्नमेंट पहले ही स्वच्छ ईंधन यानी कि क्लीन एनर्जी पे बहुत फोकस कर रही है। उसमें हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है, सोलर एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का यूज है, इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स है। तो ये बहुत पहले से फॉसिल यूज जो है बहुत कम हो गया और हमारा देश काफी इसमें प्रगति कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी भी बार बार बोलते हैं कि हमें पॉल्यूशन कम करना चाहिए। उन्होंने बहुत सारे घरों में गैस पाइपलाइन भेज दिया ताकि हमारे घर में जो चूल्हे माताएं चलाती थी वो अब बंद हो गए। तो ये सारी चीज, स्मोकिंग ना करें, एडिक्शन ना करें, अल्कोहल ना ले, ये सारी चीजें आपके हेल्थ को अच्छा रखेंगी। एक्सरसाइज करिए, संतुलित आहार खाइए, तो इस पॉल्यूशन का इफेक्ट आपके शरीर पे कम से कम रहेगा। बिल्कुल, जो कदम उठा रही है सरकार वो तो है ही, अपनी सावधानी भी बहुत जरूरी है। एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, वैसे तो प्रदूषण सबके लिए हानिकारक है, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों, इनको किस तरह से खास ख्याल रखना चाहिए? देखिए, छोटे बच्चे की यदि हम बात करते हैं, बिल्कुल उसके लंग्स भी बहुत इमेच्योर होते हैं, तो उसमें डैमेज होने का ज्यादा खतरा होता है। उनको कई बार एक्यूट ब्रोंकिलाइटिस के अटैक्स पड़ जाते हैं, कुछ लोगों को ब्रोंकियल एस्थमा डेवलप हो जाता है, या जिन बच्चों को ऑलरेडी ब्रोंकियल एस्थमा है इस टाइम पे उनको एक्यूट ब्रोंकियल एस्थमा का अटैक पड़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब भी बच्चे को सांस लेने में परेशानी हुई या बार बार खांसता रहे तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और बच्चे को पॉल्यूशन अवॉइड करने के लिए, जैसे वो खेलने जाता है शाम को, तो शाम को सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है, उसको उस टाइम ना भेजें। जिस टाइम पे थोड़ा धूप है या पॉल्यूशन कम है उस टाइम बाहर जाए या घर के अंदर ही खेले। इंडोर्स प्ले पर ध्यान देना चाहिए। एल्डरली लोगों के लिए भी एक मेरी छोटी सी यही एहतियात है, क्योंकि उनके लंग्स का भी कंप्लायंस कम हो जाता है, उनके रिजर्व बहुत कम होते हैं, तो वो लोग भी पॉल्यूशन में बाहर ना जाए, घर में रहें, और यदि बाहर जाना पड़ रहा है तो मास्क लगाएं। जी बिल्कुल, सावधानी जो है डॉक्टर साहब बहुत बड़ा बचाव है। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे ताज़ा खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये वर्ल्ड फूड इंडिया का दूसरा संस्करण है। पीएम ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़ा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें भारत ने अप्रत्याशित वृद्धि ना दर्ज की हो। ये खाद्य क्षेत्र से जुड़ी हर कंपनी, हर स्टार्टअप के लिए स्वर्णिम अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। उन्होंने इस मौके पर स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने के उद्देश्य से 1 लाख से अधिक SHG सदस्यों को बीज पूंजी सहायता का वितरण किया। इससे उन्हें बेहतर पैकेजिंग और गुणवत्तापूर्ण विनिर्माण के माध्यम से बाजार में बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सरकार की तरफ से की जा रही इस मदद का सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को होगा, जिनमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का नेतृत्व करने की स्वाभाविक क्षमता होती है। हम जो फूड वैरायटी देखते हैं, जो फूड डाइवर्सिटी देखते हैं, ये भारतीय महिलाओं की स्किल और नॉलेज का नतीजा है।
अचार, पापड़, चीज, मुरब्बा जैसे कितने ही प्रोडक्ट्स के मार्केट को महिलाएं अपने घरों से चलाती रही है। भारत की महिलाओं में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लीड करने की स्वाभाविक क्षमता है। इसके लिए हर स्तर पर महिलाओं को कुटीर उद्योगों और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में भी 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को, जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं, 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को करोड़ों रुपयों की सीड कैपिटल दी गई और मैंने टेक्नोलॉजी के लिए अभी यहां से उसको ऑलरेडी उनके खाते में जमा कर दिया। आज की बदलती हुई दुनिया में 21वीं सदी की सबसे प्रमुख चुनौतियों में से एक खाद्य सुरक्षा भी है। इस लिहाज से वर्ल्ड फूड इंडिया का ये आयोजन और भी अहम हो गया है। पीएम मोदी ने कहा कि स्वाद और तकनीक का ये फ्यूजन एक नए भविष्य को जन्म देगा। इससे एक नई अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि पिछले 9 वर्षों में इस क्षेत्र ने एफडीआई में 50,000 करोड़ रुपए को आकर्षित किया है। यह भारत सरकार की उद्योग समर्थक और किसान समर्थक नीतियों का परिणाम है। पिछले 9 वर्षों में हमारे कृषि निर्यात में प्रोसेस्ड फूड का हिस्सा 13 से बढ़कर 23% हो गया है। 13 to 23। 9 सालों में प्रोसेस्ड फूड के एक्सपोर्ट में करीब करीब 150% की वृद्धि हुई है। आज हम $50,000 मिलियन से ज्यादा का एग्रो एक्सपोर्ट करके ग्लोबली 7वें नंबर पर आ गए हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़ा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें भारत ने अप्रत्याशित वृद्धि न दर्ज की हो। भारत में संस्कृति के साथ ही खाद्य विविधता भी है, जो दुनिया के निवेशकों के लिए एक लाभांश की तरह है। भारतीयों का खान-पान पूरी तरह से प्रकृति के नियमों पर आधारित है, जो इसे अन्य देशों के मुकाबले विशिष्ट बनाता है। पीएम ने परंपरा के मुताबिक श्री अन्न को अपनाने पर तो जोर दिया ही, साथ ही कहा कि इसे लेकर पूरे विश्व में जागरूकता आई है। उन्होंने ऐसे उत्पादों को तैयार करने पर जोर दिया जिससे खाने की बर्बादी को रोका जा सके। हम देश में 10 करोड़ से ज्यादा बच्चों को, गर्ल्स और प्रेग्नेंट विमेन को पोषक आहार उपलब्ध कराते हैं। अब समय है कि हम खाद्य वितरण कार्यक्रम को डाइवर्सिफाइड फूड बास्केट की दिशा में ले जाएं। इसी तरह हमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को और कम करना होगा। पैकेजिंग में और बेहतर टेक्नोलॉजी लाने के लिए काम करना होगा। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए फूड वेस्टेज को भी रोकना एक बड़ी चुनौती है। हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे होने चाहिए जिनसे वेस्टेज रुके। 3 से 5 नवंबर तक आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी के रूप में प्रदर्शित करना और इस साल को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाना भी है। यह कार्यक्रम सरकारी निकायों, उद्योगों के पेशेवरों, किसानों, उद्यमियों और अन्य हितधारकों को चर्चा में शामिल होने, साझेदारी स्थापित करने और कृषि खाद्य क्षेत्र में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए एक नेटवर्किंग और व्यापार मंच प्रदान कर रहा है। इसमें 80 से अधिक देशों के 1200 से अधिक विदेशी खरीदार शामिल हुए हैं। इसके साथ ही इसमें एक रिवर्स बायर सेलर मीट की भी सुविधा रखी गई है। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मिड प्राइम में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा राज्यसभा सभापति से बिना शर्त माफी मांगने को तैयार हैं। राघव चड्ढा ने कहा कि उनका मकसद किसी तरह सदन की गरिमा कम करने का नहीं था। कोर्ट ने राघव चड्ढा से कहा कि वो राज्यसभा सभापति से मिलें और उनसे बिना शर्त माफी मांगे। राघव चड्ढा सबसे कम उम्र के और पहली बार सांसद बने हैं। ऐसे में सभापति उनके निलंबन पर सहानुभूतिपूर्ण तरीके से विचार कर सकते हैं ताकि राघव के निलंबन खत्म होने का रास्ता निकल सके। भारत के 8 दिवसीय दौरे पर भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक आज गुवाहाटी पहुंचे। गुवाहाटी हवाई अड्डे पर असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। अपनी यात्रा के दौरान भूटान नरेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। भूटान नरेश असम और महाराष्ट्र का भी दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस यात्रा से दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करने और विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर साझेदारी को आगे बढ़ाने का अवसर उपलब्ध होगा। राजस्थान में जल जीवन मिशन मामले में ईडी ने प्रदेश के 25 स्थानों पर छापेमारी ईडी कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी आईएएस सुबोध अग्रवाल सहित कई अधिकारियों के आवास पर जारी है। आईएएस अधिकारी रॉली अग्रवाल के जयपुर स्थित आवास पर भी तलाशी चल रही है। ईडी की ये कार्रवाई जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में हो रही है। वहीं ईडी ने पीएचईडी मंत्री महेश जोशी के दफ्तर पर भी छापेमारी की कार्रवाई की है। सुबोध अग्रवाल पर अतिरिक्त मुख्य सचिव रहते हुए स्वास्थ्य इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, भूमिगत जल विभाग और राज्य जल संसाधन योजना का जिम्मा है। भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने 20,000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए हैं। और अब रुख करेंगे खबर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पार्टी के संकल्प पत्र का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर अमित शाह के साथ साथ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 20 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 17 नवंबर को दूसरे चरण में 70 विधानसभा क्षेत्र के मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। सभी 90 सीटों पर 3 दिसंबर को मतगणना होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 20 सीटों के चुनाव प्रचार के लिए अब कुछ ही दिन शेष हैं। राजनीतिक दलों ने अपने स्टार प्रचारकों को चुनाव में झोंक दिया है। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ में पार्टी का प्रचार करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ के अभनपुर और चंद्रपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो चुनाव प्रचार में तेजी आ गई है और सभी स्टार प्रचारक जो है चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे संवाददाता धीरज हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। धीरज, भाजपा आज अपना संकल्प पत्र घोषित करेगी और जिस तरह से जो चुनाव प्रचार है अब उसमें युद्ध स्तर पर कह सकते हैं कि तेजी आ गई है। किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं, किस तरह की राजनीतिक गहमागहमी आप देख रहे हैं? बिल्कुल, आपसे थोड़ी देर के बाद लगभग 2 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे और इसी हॉल में आकर वो भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है, संकल्प पत्र की घोषणा करेंगे। और जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं उस संकल्प पत्र में अगर छत्तीसगढ़ की बात, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत सारी जो चीजें शामिल होगी। अब थोड़ी देर के बाद हम उस संकल्प पत्र को पढ़ पाएंगे। लेकिन जो जानकारों के जो यहाँ बता रहे हैं, जानकारों के द्वारा जो जानकारी दी जा रही है उसके तहत
यहाँ की जो आधी आबादी है, आधी आबादी के लिए भी घोषणाएं होंगी। और जो गारंटी की बात जो कल कांकेर की रैली में प्रधानमंत्री ने गारंटी की बात कही थी, उस गारंटी को भी यहाँ दोहराया जाएगा। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कल कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम जो 16 लाख गरीब हैं जिनका कि मकान इस सरकार ने नहीं बनाई है, हम उनका घर उनको बना के देंगे। क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हमें दुख होता है कि ये सरकार गरीबों को उसका जो आशियाना नहीं दे पाई। इसके अलावा जो सबसे बड़ा जो चुनावी मुद्दा इस प्रदेश में है वो किसान कर्ज माफी को लेकर है, किसान की समस्या को लेकर है, धान खरीदी को लेकर है। जानकार अभी ये बता पा रहे हैं कि किसानों के लिए भी आज के संकल्प पत्र में कुछ घोषणाएं हो सकती है। चाहे पहले से ही भाजपा कहती रही है कि हम अगर हमारी सरकार बनती है तो किसान के लिए हम ऐसा नियम लाएंगे जिसमें उन्हें कर्ज के जाल में फंसना ही ना पड़े। क्योंकि भूपेश सरकार 5 साल पहले उन्होंने कर्ज माफी किया था और 5 साल के बाद फिर एक बार राज्य के किसान कर्ज माफी के दायरे में आ गए। ऐसा क्या कारण है कि बार बार कर्ज माफी होने के बावजूद भी किसान कर्ज में डूब जाते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी एक कंप्लीट प्लान की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश में रहेगी कि ताकि जो ऐसी समस्या ना आए। उसके अलावा जो जानकार बता रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की जो बात है वो कही जा रही है कि कैसे यहाँ की आधारभूत संरचना को बनाया जाए। यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, आदिवासी लोगों का कल्याण कैसे हो। मैं आपको बताऊं कि बीते 9 साल में जो केंद्र की योजनाएं यहाँ तक पहुँची, चाहे नल के जरिए जल की योजना हो, उज्ज्वला कनेक्शन की योजना हो, आवास जो कि ये सरकार पूरा नहीं कर पाई, इसके अलावा भी कई योजनाएं मातृशक्ति के लिए थी। तो बीजेपी का सीधा सीधा फोकस ये रहेगा कि कैसे गरीबों का कल्याण हो, समाज के जो अंतिम पायदान के धीरज आप नजर बनाए रखें, स्वास्थ्य की सुविधा हो। जी बिल्कुल, आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। सतना में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर हमला बोला। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को पिछड़ा और बीमारू छोड़ा था। लोकसभा की आचार समिति के समक्ष तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा की पेशी के दौरान बैठक से उठकर आने वाले बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली को लेकर निशिकांत दुबे ने टिप्पणी की है। सोशल मीडिया साइट पर उन्होंने ये टिप्पणी की है और ये टिप्पणी उन्होंने की है लोकसभा की आचार समिति के समक्ष तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की पेशी के दौरान बैठक से उठकर आने पर बहुजन समाज पार्टी के जो सांसद थे दानिश अली आ गए थे, उन्हें लेकर उन्होंने ये टिप्पणी की है सोशल मीडिया साइट एक्स पर। और इस पोस्ट में उन्होंने कहा है कि अनुसूचित जाति के सांसद विनोद सोनकर की छवि जो है उसको ठेस पहुंचाई गई है। और उन्होंने ये भी कहा निशिकांत दुबे ने अपनी इस पोस्ट में कि एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष सोनकर जी ने महुआ से टिकट व होटल का बिल मांगा। अनुसूचित जाति के सांसद विनोद सोनकर जी की छवि को बसपा सांसद दानिश अली ने ठेस पहुंचाई है, ये उन्होंने पोस्ट किया है। दर्शन हीरानंदानी ने अपने हलफनामे में महुआ के देश विदेश के हवाई जहाज, होटल व गाड़ी के खर्च देने की बात कही है। एथिक्स कमेटी के समक्ष सोनकर जी ने महुआ से टिकट और होटल का बिल मांगा था। इसके साथ ही यदि इसके अलावा उन्होंने महुआ जी के किसी भी पुरुष मित्र या होटल में पुरुष मित्र के साथ रुकने का प्रश्न पूछा होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, ऐसा उन्होंने कहा अपनी पोस्ट में। और जानकारी के लिए संसद की तरह ही संसदीय कमेटी में भी डिबेट शब्दशः लिखा जाता है। वहीं आचार समिति के सामने पेशी के दौरान महुआ मोइत्रा के रवैये को लेकर आचार समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने कहा कि सभी विकल्प दिए जाने के बाद भी महुआ मोइत्रा ने बेवजह हंगामा खड़ा कर कार्यवाही को बाधित किया। महुआ मोइत्रा से केवल वही प्रश्न किए गए जो उनके ऊपर एलिगेशन है। हीरानंदानी के जो एफिडेविट हैं, निशिकांत दुबे का जो एप्लीकेशन है, उनके आधार पर कमेटी इस तथ्य को जानने के लिए उनसे सवाल किए गए और उनको स्पष्ट रूप से ये अधिकार दिया गया था ये कि जिस प्रश्न का जवाब चाहें वो दें और जिस प्रश्न का जवाब ना चाहें वो मना कर दें, और चाहे जिस प्रश्न का जवाब चाहें कि बाद में हम लिख के भेज देंगे। लेकिन वो तीनों काम करने के बजाय
केवल मूल प्रश्न जांच बाधित हो, जांच ना हो, इसके लिए उनके द्वारा इस प्रकार का हंगामा खड़ा किया गया। एथिक्स कमेटी के सदस्यों के ऊपर, एथिक्स कमेटी के चेयरमैन पर जिस शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया है वो एक सांसद को और एक महिला को शोभा नहीं देता। तो एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष ने महुआ मोइत्रा के रवैये पर कई सवाल खड़े किए हैं। और मिड डे प्राइम में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए टीडी न्यूज़। पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब देख लेते हैं खेल जगत की खबरें। और खेल की खबरों की अगर हम बात करें तो वनडे विश्व कप 2023 की हम बात करेंगे और गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। गौरव, क्या कुछ खास खेल की खबरों में आज? शुक्रिया रमा। और खेल की खबरों की जो शुरुआत करेंगे वो वर्ल्ड कप की खबर के साथ करेंगे, जहां पर वनडे विश्व कप में आज अफगानिस्तान और नीदरलैंड्स की टीम जो है वो आमने सामने है। मैच में नीदरलैंड्स की टीम ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। ये मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा। दोनों टीमों ने अभी तक वनडे वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन किया है। अफगानिस्तान के लिए सेमीफाइनल में जाने के लिए ये मैच बहुत ही अहम है। वहीं नीदरलैंड्स ने अब तक 6 मैच खेले हैं, जिसमें उसे 2 मुकाबलों में जीत मिली है। हालांकि पिछले मैच में इस टीम का प्रदर्शन अच्छा देखने को मिला था। आज दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर जो है वो देखने को मिल सकती है। वहीं अब बात कर लेते हैं हॉकी की, जहां भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में कोरिया को 5-0 से हराकर लगातार 5वीं जीत दर्ज कर ली। मेजबान भारत के लिए सलीमा टेटे ने 6ठे और 36वें मिनट में, जबकि नवनीत कौर ने 36वें मिनट में गोल किए। उनके अलावा वंदना कटारिया ने 49वें मिनट में टीम के लिए चौथा गोल किया, जबकि नेहा ने 60वें मिनट में 5वां गोल दागकर स्कोर को 5-0 कर दिया। अब तक सभी मुकाबलों में जीत के बाद भारतीय टीम अंक तालिका में टॉप पर बनी हुई है। सेमीफाइनल में अब भारत का सामना कोरिया से होगा। यह मुकाबला शनिवार को खेला जाएगा। और अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय खेलों की। 37वें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार शामिल हुए गतका खेल को लेकर जहां एक और खिलाड़ियों में उत्साह है, वहीं ये खेल अपनी ओर दर्शकों का ध्यान भी आकर्षित कर रहा है। इस खेल से जुड़े खिलाड़ियों को उम्मीद है कि आने वाले समय में गतका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सफल होगा। गतका सिखों की एक पारंपरिक युद्धक कला है। वर्तमान में भी सिखों के धार्मिक उत्सवों में इस कला का शस्त्र संचालन प्रदर्शन किया जाता है। भारत सरकार ने भारतीय मार्शल आर्ट गतका को खेल की मान्यता प्रदान कर दी है। 37वें राष्ट्रीय खेलों में इसे शामिल किया गया और इसकी खेल की कला ने स्टेडियम में मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। गोवा के स्कूली बच्चे भी इस खेल को देखने पहुंचे। प्राउड हो रहा है हमको कि हमारे गोवा में नेशनल गेम्स हो रहा है, इसलिए आई हैड कम फर्स्ट टाइम टू सी नेशनल गेम्स। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड दैट नेशनल गेम्स आर इन आवर गोवा, बट आई एम एक्साइटेड टू सी एंड आई विल लाइक टू प्ले आल्सो। गतका के मैच में हाथ में एक छड़ी से दोनों तरफ के खिलाड़ी एक दूसरे को टच करके पॉइंट लेने की जोर आजमाइश करते हुए काफी दिलचस्प दिखाई दे रहे थे। खेल में काफी जोश भी था और खिलाड़ियों को कई बार अपने बचाव में चोटिल भी होना पड़ा। लेकिन फेडरेशन से जुड़े अधिकारी मानते हैं कि पारंपरिक खेलों का मुख्य खेल धारा में शामिल होना भारत की पारंपरिक खेल धरोहर को सारी दुनिया के सामने रख रहा है और वे केंद्र सरकार का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस खेल को राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया। पिछले समय से 4-5 साल से जितना फास्टली हमने गतके को आगे लेके गए हैं,
बीइंग ए जनरल सेक्रेटरी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी ये गेम खेलो इंडिया में आ चुका है। इस बार 3rd टाइम खेला जाएगा खेलो इंडिया में। एंड दिस ईयर हमने SCGFI में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में इसको इंक्लूड करवा दिया है। नेशनल में इस बार डेमो बेस पे है। डेफिनेटली अगले साल ये मेडल टैली में आ जाएगा। तो अगला टारगेट हमारा एशिया कप और वर्ल्ड कप का है। वहीं खिलाड़ी भी गतका के खेल की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत कर रहे हैं और उनका मानना है कि यह खेल आपको न केवल स्वयं की रक्षा करने के लिए काफी जरूरी है, साथ ही साथ बतौर खेल आप इसमें अपना करियर भी बना सकते हैं। गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ में काम करना प्लेयर को एक सम्मान देता है, उन फेडरेशंस को भी सम्मान देता है और क्योंकि हम मतलब पूरा स्पोर्ट्स वाइज चलते हैं और इस चीज़ को भी मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ और मुझे बहुत प्राउड लगता है कि दिल्ली ओलंपिक्स में भी गतका रजिस्टर्ड है, ट्रेडिशनल गेम में रजिस्टर्ड है, पंजाब ओलंपिक्स में भी गतका रजिस्टर्ड है, ट्रेडिशनल गेम में रजिस्टर्ड है और क्योंकि अब अगर हमने ऑल इंडिया तक पैर जमा लिया है तो यहाँ पर भी ये गेम एक ट्रेडिशनल लिस्ट में आई है, तो ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। गोवा में नेशनल हुआ हमारा, हमको इसकी बहुत खुशी है। हमने इसका 1 महीने कैंप लगाया। कैंप लगाने के बाद जो हमने जितनी प्रैक्टिस की है, सब बच्चों ने 1 महीने का कैंप लगाया। कैंप लगाने के बाद जितने यहाँ पे सबने प्रैक्टिस की है उतना ही उनको फल मिलना है। मेहनत सबकी पूरी है। यहाँ से हमको बहुत अच्छा लगा कि अदर स्टेट के बच्चे भी गतका को बहुत प्यार करते हैं। गोवा में जारी राष्ट्रीय खेलों में लागोरी, गतका, कलरीपयट्टू, मलखम्ब और योगा जैसे खेलों को शामिल करके इन्हें जनता के बीच में लोकप्रिय बनाने की अनूठी पहल जारी है। नेशनल गेम्स में पहली बार शामिल हुए गटका खेल की दीवानगी साफ तौर पर इस एरेना में देखने को मिली। हर क्षेत्र से आए हुए, हर स्टेट से आए हुए युवा वर्ग यहाँ पर न केवल परफॉर्म कर रहे थे बल्कि उनके लिए एक बड़ा मौका था अपने आप को साबित करने का, इस ट्रेडिशनल गेम को एक नई पहचान दिलाने का। उनका मानना है कि पहले ये छोटे छोटे फॉर्मेट में खेले जाते थे, इस बार इन्हें नेशनल्स में परफॉर्म करने को मिला और आगे ये खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाएंगे, ऐसा इन खिलाड़ियों को उम्मीद है और कहीं ना कहीं उनकी ये जो प्रैक्टिस है, ये जो परफॉर्मेंस है, उस ओर बढ़ती हुई दिखाई देती है। कैमरा सुमित के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज गोवा। और अब बात कर लेते हैं पैरा एशियाई खेलों की, जहां पैरा हाई जंपर निशाद कुमार, जिन्होंने पैरा एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, उनका मानना है कि उनकी इस जीत में उनकी ट्रेनिंग जो है वो बेहद अहम रही। उनसे खास बात की हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। पैरा एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन रहा और इस वक्त हमारे साथ है निशाद, जिन्होंने कि हाई जंप T47 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता। निशाद, बहुत बड़ी उपलब्धि रही आपको, बहुत ही चैलेंजिंग रहता है T47 कैटेगरी में जो आपने गोल्ड मेडल जीता, तो किस तरह का चैलेंज रहा वहाँ जब आपने गोल्ड मेडल जीता? सबसे पहले आपका धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम निशाद कुमार है और मैं T47 कैटेगरी में पार्टिसिपेट करता हूं और मेरा इवेंट हाई जंप है, जिसमें मैंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है और विद न्यू एशियन गेम रिकॉर्ड के साथ। और चैलेंज देखिए, जैसे कि T47 और T46 का एक साथ कंपटीशन होता है, उसमें डिसेबिलिटी रहती है कि आर्म की डिसेबिलिटी रहती है, जिसका एल्बो के नीचे तक रहता है वो T47 का रहता है और एल्बो के ऊपर T46 का कैटेगरी का रहता है। तो इस बार कंपटीशन काफ़ी अच्छा था और ट्रेनिंग भी काफ़ी अच्छी थी इसके लिए। और पिछली बार जो 2018 में एशियन गेम्स हुई थी उसमें 2.01 का जंप लगा था न्यू एशियन रिकॉर्ड के साथ और वो थाईलैंड के खिलाड़ी का था और अभी मैंने अपने नाम किया है वो रिकॉर्ड 202 का जंप लगाकर, तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए और पूरे देश के लिए। निशाद, अगर बात करें जब आप पदक जीत के लाते हैं देश के लिए और आने के बाद जो आप लोगों का स्वागत होता है, प्रधानमंत्री खुद आप लोगों का स्वागत करते हैं, आपसे संवाद करते हैं, तो एज ए एथलीट कितनी बड़ी चीज़ है आप लोगों के लिए और कितना जो आपका मनोबल है उसको ये चीज़ें बढ़ाती हैं? मनोबल बहुत बढ़ाती है हमारे लिए, और क्योंकि हमारे लिए नहीं, जो ग्राउंड लेवल पर एथलीट्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं, खेल रहे हैं, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पर खेल रहे हैं, उनके लिए भी बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हमारे लिए एक मोटिवेट रहता है कि उनके लिए कि हम भी कभी देश को रिप्रेजेंट करेंगे बड़े कंपटीशन में और गेम्स में मेडल जीतेंगे तो प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे। तो मेरा भी ऐसे ही था कि जब मैं सेकंड टाइम मिला हूँ अभी प्रधानमंत्री जी से और फर्स्ट टाइम मैं टोक्यो पैरालंपिक्स मेडल के बाद मिला था, तो बहुत मैं उस टाइम नर्वस था और बहुत खुशी का मोमेंट था मेरे लिए और बहुत मोटिवेशन मिला मेरे को उस टाइम मिलने के बाद प्रधानमंत्री जी से। और
आगे भी आने वाले समय में भी हमारे लिए काम करेगा। तो मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पीएम जी का कि वो स्पोर्ट्स को इतना दिल से सपोर्ट कर रहे हैं और पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में इसका प्रचार हो रहा है। सरकार सारी फैसिलिटी दे रही है और इसी कारण आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन प्रदर्शन इन खिलाड़ियों का रहा हो, चाहे वो पैरालंपिक्स हो, एशियन गेम्स हो, चाहे पैरा एशियन गेम्स हो। और जिस तरह से ये हमारे खिलाड़ी सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं, तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि भारतीय खिलाड़ी और भी जो मेगा इवेंट्स आने वाले हैं वहाँ भी इसी तरह का प्रदर्शन करेंगे। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो वाकई पैरा एशियाई खेलों में भारतीय एथलीटों का जो है वो शानदार प्रदर्शन रहा और ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा। फिलहाल रमा, खेल की खबरों में इतना ही। वाकई एक बार फिर से आपके पास। धन्यवाद गौरव तमाम खबरों की जानकारी के लिए। और इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।